नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और शुरू करती हूँ श्री लाल शुक्ल जी द्वारा रचित राग दरबारी उपन्यास का अगला भाग। यह सही है कि सत्य, अस्तित्व आदि शब्दों के आते ही हमारा कथाकार चिल्ला उठता है, सुनो भाइयों, यह किस्सा कहानी रोककर मैं थोड़ी देर के लिए तुमको फिलॉसफी पढ़ाता हूँ, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि वास्तव में फिलॉसफर था, पर बचपन के कुसंग के कारण यह उपन्यास लिख रहा हूँ। इसलिए हे भाइयों, लो यह 16 पेजी फिलॉसफी का लटका। और अगर मेरी किताब पढ़ते पढ़ते तुम्हें भ्रम हो गया हो कि मुझे औरों जैसी फिलॉसफी नहीं आती, तो उस भ्रम को इस भ्रम से काट दो। तात्पर्य यह है कि फिलॉसफी वगैरह प्रत्येक कवि और कथाकार के लिए अपने आप में एक वैल्यू है। क्योंकि मैं कथाकार हूँ, क्योंकि सत्य, अस्तित्व आदि की तरह गुटबंदी जैसे एक महत्वपूर्ण शब्द का जिक्र आ चुका है, इसलिए 16 पृष्ठ के लिए तो नहीं, पर 1-2 पृष्ठ के लिए अपनी कहानी रोककर मैं भी पाठकों से कहना चाहूँगा कि सुनो सुनो हे भाइयों, वास्तव में तो मैं एक फिलॉसफर हूँ, पर बचपन के कुसंग के कारण वेदांत के अनुसार, जिसका हवाला वैद्य जी आयुर्वेद के पर्याय के रूप में दिया करते थे, गुटबंदी परात्मानुभूति की चरम दशा का एक नाम है। उसमें प्रत्येक तू, मैं और प्रत्येक मैं तू को अपने से ज्यादा अच्छी स्थिति में देखता है। वह उस स्थिति को पकड़ना चाहता है। मैं तू और तू मैं को मिटाकर मैं ही हर जगह तू और तू की जगह मैं बन जाना चाहता है। वेदांत हमारी परंपरा है, और चूंकि गुटबंदी का अर्थ वेदांत से खींचा जा सकता है, इसलिए गुटबंदी भी हमारी परंपरा है और दोनों हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। आज़ादी मिलने के बाद हमने अपनी बहुत सी सांस्कृतिक परंपराओं को फिर से खोदकर निकाला है। तभी हम हवाई जहाज से यूरोप जाते हैं, पर यात्रा का प्रोग्राम ज्योतिषी से बनवाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज और इनकम टैक्स की दिक्कतें दूर करने के लिए बाबाओं का आशीर्वाद लेते हैं। स्कॉच विस्की पीकर भगंदर पालते हैं और इलाज के लिए योगाश्रम में जाकर सांस फुलाते हैं, पेट सिकोड़ते हैं। उसी तरह विलायती तालीम में पाया हुआ जनतंत्र स्वीकार करते हैं और उसको चलाने के लिए अपनी परंपरागत गुटबंदी का सहारा लेते हैं। हमारे इतिहास में चाहे युद्धकाल रहा हो या शांतिकाल, राजमहलों से लेकर खलियानों तक गुटबंदी द्वारा मैं को तू और तू को मैं बनाने की शानदार परंपरा रही है। अंग्रेजी राज में अंग्रेजों को बाहर भगाने के झंझट में कुछ दिनों के लिए हम उसे भूल गए थे। आजादी मिलने के बाद अपनी और परंपराओं के साथ इसको भी हमने बढ़ावा दिया है। अब हम गुटबंदी को तू मैं लात जूता साहित्य और कला आदि सभी पद्धतियों से आगे बढ़ा रहे हैं। यह हमारी संस्कृति आस्था है। यह वेदांत को जन्म देने वाले देश की उपलब्धि है। यही संक्षेप में गुटबंदी का दर्शन, इतिहास और भूगोल है। इन मूल कारणों के साथ कॉलेज में गुटबंदी का एक दूसरा कारण लोगों का यह विचार था कि कुछ होते रहना चाहिए। यहाँ सिनेमा नहीं है, होटल नहीं है, कॉफी हाउस नहीं, मारपीट, छुरेबाजी, सड़क की दुर्घटनाएं, नए नए फैशनों की लड़कियां, नुमाइशें, गाली गलौज वाली सार्वजनिक सभाएं ये भी नहीं है। लोग कहाँ जाएं, क्या देखें, क्या सुनें? इसलिए कुछ होते रहना चाहिए। 4 दिन हुए, कॉलेज में एक प्रेम पत्र पकड़ा गया था जो एक लड़के ने लड़की को लिखा था। लड़के ने चालाकी दिखाई थी। पत्र पढ़ने से लगता था कि वह सवाल नहीं, लड़की के पत्र का जवाब है, पर चालाकी कारगर नहीं हुई। लड़का डांटा गया, पीटा गया, कॉलेज से निकाला गया। फिर उसके बाप के इस आश्वासन पर कि लड़का दोबारा प्रेम न करेगा और इस वादे पर कि कॉलेज में नए ब्लॉक के लिए 25,000 ईंटें दे दी जाएंगी,
कॉलेज में फिर से दाखिला कर लिया गया। कुछ हुआ भी तो उसका असर 4 दिन से ज्यादा नहीं दिख रहा था। उससे पहले एक लड़के के पास देसी कारतूसी तमंचा बरामद हुआ था। तमंचा बिना कारतूस का था और इतना भोंडा बना कि देश के लोहारों की कारीगरी पर रोना आता था। पर इन कमजोरियों के होते हुए भी कॉलेज में पुलिस आ गई और लड़कों को वैद्य जी का आदमी होने के बावजूद क्लर्क साहब को लेकर थाने पर चली गई। लोग प्रतीक्षा करते रहे कि कुछ होने वाला है और लगा कि 4-6 दिन तक कुछ होता रहेगा, पर शाम तक पता चला कि जो निकला था वह तमंचा नहीं था बल्कि लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा था। और क्लर्क साहब थाने पर पुलिस के कहने से नहीं बल्कि अपने मन से तफरीह करने के लिए चले गए थे। और लड़का गुंडागिरी नहीं कर रहा था बल्कि बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। शाम को जब क्लर्क तफरीह करता हुआ और लड़का बांसुरी बजाता हुआ थाने से बाहर निकला तो लोगों की तबीयत गिर गई। वे समझ गए थे कि यह तो कुछ भी नहीं हुआ और उनके सामने फिर वही शाश्वत प्रश्न पैदा हो गया, अब क्या हो। इस वातावरण में लोगों की निगाह प्रिंसिपल साहब और वैद्य जी पर पड़ी थी। वैद्य जी तो अपनी जगह मदन मोहन मालवीय शैली की पगड़ी बांधे हुए इत्मीनान से बैठे थे, पर प्रिंसिपल साहब को देखकर लगता था कि वे बिना किसी सहारे के बिजली के खंभे पर चढ़े हुए और दूर से ही किसी को देखकर चीख रहे थे, देखो देखो वह कोई शरारत करना चाहता है। उनकी निगाह में संदेह था और अपनी जगह पर चिपके हुए प्रत्येक भारतवासी का यह भय था कि कोई हमें खींचकर हटा न दे। लोग कमजोरी ताड़ गए और उसी लपेट में वैद्य जी को लहू लुहानने लगे। उधर वे लोग भी मार न पड़ जाए इस डर से पहले ही मारने पर आमादा हो गए। उन्हीं दिनों एक दिन खन्ना मास्टर को किसी ने बताया कि कॉलेज में एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल होता है। वे इतिहास पढ़ाते थे और कॉलेज के सबसे बड़े लेक्चरार थे। इसी धोखे में वे एक दिन वैद्य जी से कह आए कि उन्हें वाइस प्रिंसिपल बनाया जाना चाहिए। वैद्य जी ने सिर हिलाकर कहा कि यह नवीन विचार है, नवयुवकों को नवीन चिंतन करते ही रहना चाहिए। उनके प्रत्येक नवीन विचार का मैं स्वागत करता हूं, पर यह प्रश्न प्रबंध समिति के देखने का है। उसकी अगली बैठक में यदि यह प्रश्न आया, इस पर समुचित विचार किया जाएगा। खन्ना मास्टर ने यह नहीं सोचा कि प्रबंध समिति की अगली बैठक कभी नहीं होती। उन्होंने तत्काल वाइस प्रिंसिपल का पद पाने के लिए एक दरख्वास्त लिखी और प्रिंसिपल को इस प्रार्थना के साथ दे दी कि इसे प्रबंध समिति की अगली बैठक में पेश कर दिया जाए। प्रिंसिपल साहब खन्ना मास्टर की इस हरकत पर हैरान रह गए। उन्होंने वैद्य जी से जाकर पूछा, खन्ना को यह दरख्वास्त देने की सलाह आपने दी है? इसका उत्तर वैद्य जी ने 3 शब्दों में दिया, अभी नवयुवक हैं। इसके बाद कुछ दिनों तक प्रिंसिपल साहब सिपालगंज के रास्ते पर मिलने वाले हर आदमी से प्राणी शास्त्र का यह तथ्य बताते रहे कि आजकल के लोग न जाने कैसे हो गए हैं। खन्ना मास्टर की इस हरकत का वर्णन वे मुंह में राम बगल में छुरी, हमारी ही पाली लोमड़ी हमारे ही घर में हुआ। पीठ में छुरा भोंकना, मेढक को जुकाम हुआ है जैसी कहावतों के सहारे करते रहे। एक दिन उन्होंने चौराहे पर खड़े होकर प्रतीकवादी ढंग से कहा, एक दिन किसी घोड़े के सुम में नाल ठोकी जा रही थी। उसे देखकर एक मेढक को शौक चर्राया कि हम भी नाल ठुकवाएंगे। बहुत कहने पर नाल वालों ने मेढक के पैर में जरा सी कील ठोक दी। बस मेढक भाई वहीं ढेर हो गए। शौकीनी का नतीजा बुरा होता है। इस पंचतंत्र के पीछे वही भय था। आज जो वाइस प्रिंसिपल होना चाहता है वह कल प्रिंसिपल चाहेगा। इसके लिए प्रबंध समिति के मेंबरों को अपनी ओर तोड़ेगा, मास्टरों का गुट बनाएगा, लड़कों को मारपीट के लिए उकसाएगा, ऊपर शिकायतें भिजवाएगा। यह कमीना है और कमीना रहेगा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इस कविता को ऊपर दर्ज करके रामाधीन भीखम खेड़वी ने वैद्य जी को जो पत्र लिखा था उसका आशय था
कि प्रबंध समिति की बैठक जो पिछले 3 साल से नहीं हुई 10 दिन में बुलाई जानी चाहिए और कॉलेज की साधारण समिति की सालाना बैठक हो जो कि कॉलेज की स्थापना के साल से अब तक नहीं हुई है के बारे में विचार होना चाहिए। उन्होंने विचारणीय विषयों में वाइस प्रिंसिपल की तकर्रुरी का भी हवाला दिया था। प्रिंसिपल साहब जब यह पत्र अपनी जेब में डालकर वैद्य जी के घर से बाहर निकले तो उन्हें अचानक उससे गर्मी सी निकलती महसूस हुई। उन्हें जान पड़ा कि उनकी कमीज झुलस रही है और गर्मी की धाराएं कई दिशाओं में बहने लगी हैं। एक धारा उनके कोट को झुलसाने लगी, दूसरी कमीज के नीचे से निकलकर उनकी पैंट के अंदर घुस गई और उसके कारण उनके पैर तेजी से बढ़ने लगे। एक तीसरी धारा उनकी आंख, कान और नाक पर लाल पॉलिश चढ़ाती हुई खोपड़ी के उस गड्ढे की ओर बढ़ने लगी जहां कुछ आदमियों के दिमाग हुआ करता है। कॉलेज के फाटक पर ही उन्हें रुपन बाबू मिल गए और उन्होंने रोक कर कहना शुरू किया, देख लिया तुमने, खन्ना रामाधीन का खूंटा पकड़कर बैठे हैं, वाइस प्रिंसिपली का शौक चर्राया है। एक बार मेंढक ने देखा कि घोड़े के नाल ठोकी जा रही है तो उसने भी। रुपन बाबू कॉलेज छोड़कर कहीं बाहर जा रहे थे और जल्दी में थे। बोले, जानता हूँ मेंढक वाला किस्सा यहाँ सभी को मालूम है, पर मैं आपसे एक बात साफ साफ बता दूं, खन्ना से मुझे हमदर्दी नहीं है, पर मैं समझता हूँ यहाँ एक वाइस प्रिंसिपल का होना जरूरी है। आप नहीं रहते तो यहाँ सभी मास्टर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते झगड़ते हैं। टीचर्स रूम में वह गुंडागर्दी होती है कि क्या बताएं। वहीं हैं ठें फें वे गंभीर हो गए और आदेश के ढंग से कहने लगे, प्रिंसिपल साहब, मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ एक वाइस प्रिंसिपल भी होना चाहिए। खन्ना सबसे ज्यादा सीनियर हैं, उन्हीं को बन जाने दीजिए। सिर्फ नाम की बात है, तनख्वाह तो बढ़नी नहीं है। प्रिंसिपल साहब का दिल इतने जोर से धड़का कि लगा उछलकर फेफड़े में घुस जाएगा। वे बोले, ऐसी बात अब कभी भूलकर भी ना करना रुपन बाबू। ये खन्ना वन्ना चिल्लाने लगेंगे कि तुम उनके साथ हो। यह सिपालगंज है, मजाक में भी सोचकर बोलना चाहिए। मैं तो सच्ची बात कहता हूँ, खैर देखा जाएगा। कहते हुए रुपन बाबू आगे बढ़ गए। प्रिंसिपल साहब तेजी से अपने कमरे में आ गए। ठंडक थी पर उन्होंने कोट उतार दिया। शिक्षा संबंधी सामानों की सप्लाई करने वाली किसी दुकान का एक कैलेंडर ठीक उनकी नाक के सामने दीवार पर टंगा हुआ था, जिसमें नंगे बदन पर लगभग एक पारदर्शक साड़ी लपेटे हुए कोई फिल्म एक्ट्रेस एक आदमी की ओर लड्डू जैसा बढ़ा रही थी। आदमी चेहरे पर बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए, एक हाथ आंखों के सामने उठाए ऐसा मुंह बना रहा था जैसे लड्डू खाकर उसे अपच हो गया हो। ये मेनका और विश्वामित्र थे। वे इन्हीं को थोड़ी देर देखते रहे, फिर घंटी बजाने की जगह जोर से चिल्लाकर उन्होंने चपरासी को बुलाया और कहा, खन्ना को बुलाओ। चपरासी ने रहस्य के स्वर में कहा, फील्ड की तरफ गए हैं, मालवी जी साथ में हैं। प्रिंसिपल ने उकताकर सामने रखे हुए कलमदान को घसीटकर दूर रख दिया। कलमदान भी नमूने के तौर पर किसी एजुकेशन एम्पोरियम से मुफ्त में मिला था और जिस तरह प्रिंसिपल साहब ने उसे दूर पर पटका था उससे लगता था उस साल एम्पोरियम का कोई भी माल कॉलेज में नहीं खरीदा जाएगा। पर प्रिंसिपल साहब का मतलब यह नहीं था। वे इस वक्त चपरासी को सिर्फ यह बताना चाहते थे कि वे उसकी खुफिया रिपोर्ट अभी सुनने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कड़क कर कहा, मैं कहता हूं खन्ना को इसी वक्त बुलाओ। चपरासी गाढ़े का साफ कुर्ता और साफ धोती पहने हुए था। उसके पैरों में खड़ाऊं और माथे पर तिलक था। उसने शांतिपूर्वक कहा, जा रहा हूं, खन्ना को बुलाए लाता हूं, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं। प्रिंसिपल साहब दांत पीसते हुए तिरछी निगाहों से मेज पर रखे हुए टीन के एक टुकड़े को देखते रहे। इस पर पॉलिश करके एक लाल गुलाब का फूल बना दिया गया था। नीचे तारीख और महीना बताने के लिए कैलेंडर लगाया गया था। इसे शराब बनाने की एक प्रसिद्ध फर्म ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की यादगार में बनवाया था और मुफ्त में चारों दिशाओं में इस विश्वास के साथ भेजा था कि जहां यह कैलेंडर जाएगा
वहां की जनता पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदेशों को और इस फर्म की शराब को कभी न भूलेगी। पर इस वक्त कैलेंडर का प्रिंसिपल साहब पर कोई असर नहीं हुआ। पंडित नेहरू के लाल गुलाब में उन्हें शांति नहीं दी, न फैनदार वियर की कल्पना ने उनकी आंखों को मूंदने के लिए मजबूर किया। वे दांत पीस रहे थे और पीसते रहे। अचानक जिस वक्त चपरासी का खड़ाऊं दरवाजे की चौखट पार कर रहा था, उन्होंने कहा, रामाधीन इन्हें वाइस प्रिंसिपली दिलाएंगे, टुच्चे कहेंगे। चपरासी घूम पड़ा, दरवाजे पर खड़े खड़े बोला, गाली दे रहे हो प्रिंसिपल साहब। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ अपना काम करो। अपना काम तो कर ही रहा हूं, आप कहें तो अब न करूं। प्रिंसिपल माथे पर झुर्रियां डालकर दीवार पर टंगे एक दूसरे कैलेंडर को देखने लगे थे। चपरासी ने उसी तरह पूछा, कहें तो खन्ना पर निगाह रखना बंद कर दूं। वो चिढ़ गए, बोले, भाड़ में जाओ। चपरासी उसी तरह सीना ताने खड़ा रहा। लापरवाही से बोला, मुझे खन्ना वन्ना न समझ लीजिएगा, काम 24 घंटे करा लीजिए, वह मुझे बर्दाश्त है, पर अबे तबे तू तड़ाक मुझसे बर्दाश्त नहीं है। प्रिंसिपल साहब उसकी ओर देखते रह गए। चपरासी ने कहा, आप बामन हैं और मैं भी बामन हूं, नमक से नमक नहीं खाया जाता। हाँ। प्रिंसिपल साहब ने ठंडे सुरों में कहा, तुम्हें धोखा हुआ है, मैं तुम्हें नहीं खन्ना के लिए कह रहा था, टुच्चा है, रामाधीन से मिलकर मीटिंग करने का नोटिस भिजवाता है। चपरासी को यकीन दिलाने के लिए यह गाली खन्ना को ही समर्पित है। उन्होंने फिर कहा, टुच्चा। अभी बुलाए लाता हूं। चपरासी की आवाज भी ठंडी पड़ गई। प्रिंसिपल साहब खड़ाऊओं की धीमी पड़ती हुई खटखट सुनते रहे। उनकी निगाह एक तीसरे कैलेंडर पर जाकर केंद्रित हुई, जिसमें 5-5 साल के 2 बड़ी बच्चे बड़ी बड़ी राइफलें लिए बर्फ पर लेटे थे और शायद चीनियों की फौज का इंतजार कर रहे थे, और इस तरह बड़े कलात्मक ढंग से बता रहे थे कि फैक्ट्री में जूट के थैले सबसे अच्छे बनते हैं। प्रिंसिपल साहब इस कैलेंडर पर निगाह जमाकर बैठे हुए खन्ना का इंतजार करते रहे और सोचते रहे कि इसे वाइस प्रिंसिपली का शौक न चढ़ाया होता तो कितना अच्छा होता। वे भूल गए कि सबके अपने अपने शौक हैं। रामाधीन भीखमखेड़वी को चिट्ठी के आरंभ में उर्दू कविता लिखने का शौक है। खुद उन्होंने अपने दफ्तर में रंग बिरंगे कैलेंडर लटकाने का शौक है, और चपरासी को, जो कि क्लर्क की ही तरह वैद्य जी का रिश्तेदार था, अकड़कर बात करने का शौक है। प्रिंसिपल साहब खन्ना का इंतजार करते रहे। उधर होने वाली घटना को ऐतिहासिक बनाने के लिए बाहर के बरामदे में क्लर्क साहब आकर खड़े हो गए। दीवार के पीछे और खिड़की के नीचे ड्रिल मास्टर टांग पसार कर खड़े खड़े पेशाब करने के बजाय बीड़ी पीने लगे। इस बात का खतरा नहीं रहा कि खन्ना और प्रिंसिपल साहब का संवाद जनता तक पहुंचने के पहले ही हवा में उड़ जाएगा। रात रंगनाथ और बद्री छत पर कमरे में लेटे थे और सोने के पहले ही बेतरतीब बातें शुरू हो गई थीं। रंगनाथ ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, पता नहीं चला कि प्रिंसिपल और खन्ना में क्या बात हुई। ड्रिल मास्टर बाहर खड़ा था। खन्ना मास्टर ने चीख कर कहा, आपकी यही इंसानियत है, यह सिर्फ इतना ही सुन पाया। बद्री ने जम्हाई लेते हुए कहा, प्रिंसिपल ने गाली दी होगी, उसी के जवाब में उसने इंसानियत की बात कही होगी। यह खन्ना इसी तरह बात करता है, साला बांगड़ू है। रंगनाथ ने कहा, गाली का जवाब तो जूता है। बद्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। रंगनाथ ने फिर कहा, मैं तो देख रहा हूं यहाँ इंसानियत का जिक्र ही बेकार है। बद्री ने सोने के लिए करवट बदल ली। गुड नाइट कहने की शैली में बोले, सो तो ठीक है, पर यहाँ जो भी क ख ग घ पढ़ लेता है उर्दू भौंकने लगता है, बात बात में इंसानियत इंसानियत करता है। कल्ले में जब बूता नहीं होता तभी इंसानियत के लिए ही जी हुड़कता है। बात ठीक थी। सिपालगंज में इन दिनों इंसानियत का बोलबाला था। लौंडे दोपहर को घनी हमराइयों में जुआ खेलते थे। जीतने वाले जीतते थे, हारने वाले कहते थे, यही तुम्हारी इंसानियत है। जीतते ही तुम्हारा पेशाब उतर आता है, टकराने का बहाना ढूंढने लगते हो।
कभी कभी जीतने वाला ही इंसानियत का प्रयोग करता था। वह कहता था, क्या इसी का नाम इंसानियत है? एक दांव हारने में ही पिलपिला गई। यहाँ 4 दिन बाद हमारा एक दांव लगा तो उसी में हमारा पेशाब बंद कर दोगे? ताड़ी घर के मजदूर लोग सिर को दाएं बाएं हिलाते रहे। 1962 में भारत को चीन के विश्वासघात से जितना सदमा पहुंचा था, उसी तरह के सदमे का दृश्य पेश करते हुए वे कहते, बुधुआ ने पक्का मकान बनवा डाला, कारखाने वाले ठाठ से हैं। हमने कहा, पाहुन आए हैं, ताड़ी के लिए 2 रुपए निकाल दो, तो उसने सीधे बात नहीं की, पिछल्ला दिखा के चला गया। बताओ नगेसर, क्या यही इंसानियत है? यानी इंसानियत का प्रयोग सिपालगंज में उसी तरह चुस्ती और चालाकी का लक्षण माना जाता था जिस तरह राजनीति में नैतिकता का। यह दूसरी बात है कि बद्री पहलवान इसे कल्ले की कमजोरी समझते थे। यह संदेश देकर और नैतिकता पर उसे लागू करने के लिए रंगनाथ को जागता छोड़कर वे बात ही बात में सो गए। रंगनाथ कंबल ओढ़े छत की ओर देखता हुआ लेटा रहा। दरवाजा खुला था और बाहर चांदनी फैली थी। थोड़ी देर उसे सोफिया लॉरेन और एलिजाबेथ का ध्यान आया, पर कुछ क्षण बाद ही इसे चरित्रहीनता की अलामत मानकर वह अपने शहर के धोबी की लड़की के बारे में सोचने लगा, जो धुलाई के कपड़ों से अपने लिए पोशाक निकालते वक्त पिछले दिनों बिना बाह के ब्लाउजों को ज्यादा तरजीह देने लगी थी। कुछ देर में इस परिस्थिति को भी कुछ घटिया समझकर फिल्मी अभिनेत्रियों पर उसने दोबारा ध्यान लगाया और इस बार राष्ट्रीयता और देश प्रेम के नाम पर लिज टेलर आदि को भुलाकर वहीदा रहमान और शायरा बानू का सहारा पकड़ा। 2-4 मिनट बाद ही वह इस नतीजे पर पहुंचने लगा कि हर बात में विलायत से प्रेरणा लेना ठीक नहीं है और ठीक से मन लग जाए तो देश प्रेम में भी बड़ा मजा है। अचानक उसे नींद सी आने लगी और बहुत कोशिश करने पर भी शायरा बानू के समूचे जिस्म के सामने उसके ध्यान का रकबा छोटा पड़ने लगा। उसमें कुछ शेर और भालू छलांगने लगे। उसने एक बार पूरी कोशिश से शायरा बानू को धड़ से पकड़कर घसीटना चाहा, पर वह हाथ से बाहर फिसल गई और उसी सौदे में शेर और भालू भी बाहर निकल गए। तभी उसके दिमाग में खन्ना मास्टर की बनती बिगड़ती हुई तस्वीर 2-1 बार लुप-लुपाई और एक शब्द गूंजने लगा, इंसानियत, इंसानियत। पहले लगा कोई यह शब्द फुसफुसा रहा है, फिर जान पड़ा इसे कोई मंच पर बड़ी गंभीर आवाज में पुकार रहा है। उसके बाद ही ऐसा जान पड़ा कहीं दंगा हो रहा है और चारों ओर से लोग चीख रहे हैं, इंसानियत, इंसानियत, इंसानियत। वह जाग पड़ा और जागते ही शोर सुनाई दिया, चोर चोर चोर, जाने न पाए पकड़ लो, चोर चोर चोर। एकाध क्षणों के बाद पूरी रात चोर चोर पर आकर टूट रही थी, जैसे ग्रामोफोन की सुई रिकॉर्डिंग में इसी नुक्ते पर फंस गई हो। उसने देखा शोर गांव में दूसरी तरफ हो रहा था। बद्री पहलवान चारपाई से कूदकर पहले ही नीचे खड़े हो गए। वह भी उठ बैठा। बद्री ने कहा, छोटे कहता ही था चोरों का एक गिरोह आसपास घूम रहा है, लगता है गांव में भी आ गए हैं। दोनों जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आए। कपड़े पहनने का अर्थ यह नहीं कि बद्री ने चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी पहनी हो। नंगे बदन पर ढीली पड़ी हुई तहमद उन्होंने कमर के चारों ओर कस ली और चादर ओढ़ लिया। बस कपड़े पहनने की क्रिया पूरी हो गई। रंगनाथ परमहंसों की इस गति तक नहीं पहुंच पाया था। उसने कमीज डाली। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसके कदम और भी तेज हो गए। तब तक चारों ओर से चोर 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 के नारे उठने लगे और शोर हाथों हाथ इतना बढ़ गया कि अंग्रेजों ने अगर उसे 1921 में सुन लिया होता तो हिंदुस्तान छोड़कर वे तभी अपने देश भाग गए होते। दोनों जीने से उतरकर नीचे आए। बैठक के बाहर निकलते निकलते बद्री पहलवान ने रंगनाथ से कहा, तुम यहीं दरवाजा बंद करके घर बैठो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। उधर रुपन बाबू घर के अंदर से धोती का छोर कंधे पर लपेटते हुए सफड़ सफड़
जल्दी जल्दी पहुंचकर बोले, आप दोनों घर पर रहें, मैं बाहर जाता हूँ। ऐसा लगा जैसे बाहर जाने का मतलब जौहर दिखाना था या चक्रव्यूह बेधना था। दोनों भाई बाहर जाने की जिद पकड़ गए। रंगनाथ ने शहीदों की सी अदा में कहा, यह है तो जाइए आप लोग बाहर, मैं ही घर पर रहूँगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।